भारत में डेयरी सिर्फ एक उद्योग नहीं है, ये 8 करोड़ किसानों और उनके परिवारों की जीवन रेखा है। डेयरी इंडस्ट्री की भारत की इकोनॉमी में 5% की भागीदारी है। आज अकेले डेयरी के कुल उत्पाद की कीमत बाकी के अनाज जैसे चावल और गेहूं से बहुत ज़्यादा है। आज इस वीडियो में हम 2025-26 के डेयरी बजट पर समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि इस बजट को डेयरी के बेहतर विकास के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। भारत सरकार डेयरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में की गई व्हाइट रेवोल्यूशन 2 की घोषणा ने इस सेक्टर को और उत्साहित किया है। इस वीडियो में बताए गए सारे आंकड़े सरकारी रिपोर्ट से लिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम पिछले कुछ सालों में डेयरी बजट की प्रस्तावित राशि और वास्तविक एक्सपेंडिचर पर बात करते हैं। पता नहीं क्यों डेयरी की ग्रामीण आजीविका में इतने बड़े योगदान के बावजूद बजट में प्रावधान लगभग ना के बराबर है। हमने 2017-18 से लेकर 2025-26 तक के बजट का विश्लेषण किया और देखा कि ऑन एन एवरेज सरकार प्रस्तावित बजट का केवल 85% बजट ही इस्तेमाल कर पाती है। यदि इस तरह से देखा जाए तो 2025-26 के अंत तक सरकार प्रस्तावित 4800 करोड़ में से 4100 करोड़ ही खर्च कर पाएगी। भारत सरकार बजट बनाते हुए कोऑपरेटिव सेक्टर को ध्यान में रखती है, जो कि एक ठीक सोच है। पिछले 8-9 सालों में बजट में हमने पाया कि किसानों की मेहनत, कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट और भारत सरकार की नीतियों की वजह से दूध का उत्पादन लगभग 30% बढ़ गया। हालांकि बजट भी लगभग 54% बढ़ा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बजट का पहला उद्देश्य इंक्लूजन होता है, पर जब हम डेयरी की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि पिछले 9 वर्षों में कोऑपरेटिव केवल 5% मेंबर्स ही बढ़ा पाई। आज भी 8 करोड़ में से मुश्किल से शायद 1/4 किसान डेयरी कोऑपरेटिव से जुड़े होंगे। बजट का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए मार्केट लिंकेज। इसमें मिल्क कलेक्शन, चिलिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कोल्ड चेन की जरूरत होती है। यदि आज की सिचुएशन देखें तो भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर कुल उत्पादन के 10% से भी कम का कलेक्शन और प्रोसेसिंग कर पाता है। बाकी 10% में प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहता है। पिछले 9 सालों में दूध उत्पादन के मुकाबले दूध के कलेक्शन, दूध की मार्केटिंग और चिलिंग सेंटर्स की स्थापना की प्रतिशत में कमी आई है। बीएमसी और प्रोसेसिंग प्लांट्स में थोड़ी वृद्धि हुई है, पर इसके बावजूद कोऑपरेटिव सेक्टर में भारत कुल दूध का लगभग 13% कोल्ड चेन में इकट्ठा कर सकता है और लगभग 16% प्रोसेस कर सकता है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कंस्ट्रेंट्स कहां हैं? यहां पर मैं 2004 के लगभग एमएस स्वामीनाथन जी की एक रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में किसानों की समस्याओं के निवारण एवं उनके मुनाफा बढ़ाने के तरीकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए। डेयरी के विषय में उन्होंने कुछ बातें बताई। सबसे पहले उन्होंने राज्य स्तर पर फीड एंड फॉडर कॉर्पोरेशन बनाने की बात करी। दूध की 60% तक कॉस्ट फीड की होती है। उनकी दूसरी सलाह एक नेशनल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की थी। इस काउंसिल का काम इंटीग्रेटेड तरीके से ब्रीडिंग पॉलिसी, फीड एंड फॉडर, हेल्थ केयर थ्रू पैरावेट्स, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन, बायोमास यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट तरीकों से पशुओं की ऊर्जा या एनिमल एनर्जी का इस्तेमाल करना था, जैसे बेहतर बैलगाड़ी। क्या हम सारे स्ट्रे एनिमल्स को एक जगह लाकर उनकी एनर्जी से बिजली और खाद नहीं बना सकते? इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। यदि उनके कॉस्ट प्लस 50% फार्मूला को देखा जाए तो हम भी 1 kg ड्राई मैटर की कॉस्ट के 1.5 गुना कॉस्ट को मिल्क प्राइस का फार्मूला बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2025-26 के बजट की। इस बजट में भी बहुत सारी महत्वाकांक्षी प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी मैं पिछले बजट में घोषित हुए इन प्रोग्राम्स को अगले बजट में देखता हूं तो मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं लग पाता। इस बारी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दालों में आत्मनिर्भरता, उत्तम प्रकार के बीजों पर राष्ट्रीय मिशन और मखाना पर एक राष्ट्रीय बोर्ड प्रस्तुत किए गए हैं। हम इनमें से किसी भी प्रोग्राम के खिलाफ नहीं हैं, पर पूरे बजट में डेयरी शब्द का केवल एक बार आना और वह भी केसीसी के विषय में थोड़ा दुखदाई लगता है। चलिए केसीसी पर भी बात कर लेते हैं। केसीसी की लोन की लिमिट सीमा बढ़ाना एक बहुत अच्छा कदम है। आज भारत में लगभग 7.5 करोड़ केसीसी अकाउंट्स हैं, पर केवल 25 लाख डेयरी फार्मर्स तक यह सुविधा उपलब्ध है, जो कि टोटल किसानों का 3% है। देखा आपने, यहां पर भी इंक्लूजन की जरूरत है। Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine.
The agriculture sector found a major mention in Union Finance Minister Nirmala Sitharaman's budget speech today. In fact, the minister started her speech with agriculture and called the sector as the first engine of development. In total, the budget speech announced 9 new missions or programs just focused on agriculture. These include Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana that will cover 100 districts with low crop productivity, or the 6-year mission for Atmanirbharta in pulses, National Mission on High Yielding Seeds, Mission for Cotton Productivity, and a program for vegetables and fruits. The announcements come as an acknowledgement of the fact that agriculture is one of the few sectors that has seen a stable growth and has been a major driver of India's economic development. However, in terms of money allocation, the Department of Agriculture and Farmers Welfare saw a decrease of 3% when compared to the revised estimates of 24-25. At the same time, farmers in the country have been facing heavy distress, and hopefully this budget will target ways on improving their incomes and minimizing losses. मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम डेयरी को एक संस्कृति की जगह एक व्यवसाय की तरह देखें। ऐसा करने से पशुओं की संख्या के स्थान पर उनकी उत्पादकता पर ध्यान दिया जाए। बेहतर ब्रीड्स की जगह क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रीड्स पर काम किया जाए। अभी एक रिपोर्ट में 16% भैंसों में कमी की बात आई है। इस पर एक अलग से नेशनल बफेलो कंजर्वेशन बॉडी का स्थापन हो। लाखों कोऑपरेटिव बढ़ाने की जगह किसानों की संख्या को कोऑपरेटिव से जोड़ने पर काम किया जाए। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जोर शोर से काम किया जाए, क्योंकि 300-400 करोड़ के फंड्स और वो भी इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू बहुत ज्यादा और सही से बदलाव नहीं ला पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी में कोऑपरेटिव के बराबर नजरिए से ही देखा जाए और किसी भी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर को बराबर की सपोर्ट दी जाए। भारत के युवाओं को डेयरी से जोड़ने की मुहिम चलाई जाए। अभी चलने वाले सेंसस में पशुओं के चारे के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाए और किसानों को दूध का उचित मूल्य मिले। अंत में हमारे भारत की महिला किसानों की भागीदारी कोऑपरेटिव्स में 100% की जाए और गाय को माता के अलावा डेयरी इकोसिस्टम में बराबरी का स्टेक होल्डर माना जाए। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। चलिए अंत में मैं कुछ बजट संबंधी सुझाव देना चाहूंगा। ये सुझाव सरकार द्वारा किए गए अथक प्रयासों के विपरीत में की गई कोई टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसी बजट की सार्थकता को बढ़ाने का एक मार्ग है। सबसे पहले मैं इस बजट में एक राष्ट्रीय डेयरी मिशन की स्थापना को प्रस्तावित करता हूं, जो कोऑपरेटिव, प्राइवेट एवं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ही जगह पर लाकर डेयरी को भारत की विस्तृत एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाए। दूसरे मैं चाहूंगा किसानों की किसी भी सब्सिडी का आधार दूध की क्वांटिटी ना हो, दूध की क्वालिटी और किसान द्वारा किए गए क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रयास हों। भारत में चलने वाले सारे मिल्क सब्सिडी की समीक्षा हो और इम्पैक्ट एनालिसिस हो। सब्सिडी में कोई बुराई नहीं, पर उनका एक समयबद्ध उपयोग हो। किसानों के दूध की कीमत का निर्धारण करने के लिए नीति लाई जाए और एसएमपी और बटर के बफर स्टॉक का इंतजाम किया जाए, ताकि किसानों को हमेशा सही कीमत मिले और उनकी इनकम डबल हो। ई नाम की तरह एनसीडीएफआई जैसे प्लेटफॉर्म पर कोऑपरेटिव के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की ट्रेडिंग को भी बढ़ावा दिया जाए, चाहे इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बने। अभी एनसीडीएफआई पर भारत में बनने वाले एसएमपी का मुश्किल से 5-10% ही ट्रेड हो पाता है। इस पर काम करने की जरूरत है। डेयरी के हर एरिया में R&D बजट बढ़ाने की जरूरत है। डेयरी के हर एरिया में डिजिटल इंटरवेंशंस और ट्रेसेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपेक्षित बजट लाना चाहिए। और लास्ट में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार को करंट बजट से कई गुना बजट बढ़ाना चाहिए। जय हिंद।